एवरीवन, एलबीएस गंदौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमने बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक विज्ञान फिजिकल ज्योग्राफी प्रारंभ किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट इकाई का जो दूसरा कंटेंट है वो चल रहा है सोलर सिस्टम। कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर घूम रही है। क्वेश्चन किया था यहाँ पर, आपको मैंने बताया था एक था उपसौर और एक था अपसौर। 21 जून को ये स्थिति बनती है, 22 दिसंबर को ये स्थिति बनती है, 23 सितंबर, 21 मार्च और यहाँ पर ये 23 सितंबर, तो 4 दिन पहले ही गया 23 सितंबर। तो वर्ष का जो सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए 21 जून है और वर्ष का सबसे छोटा दिन भारत के लिए 22 दिसंबर। ये जो 23 सितंबर है और 21 मार्च है, वो दिन और रात यहाँ पर जो अवधि होती है वो बराबर होती है। इसको हम कहते हैं शरद विषु और इसको कहते हैं हम बसंत विषु। शब्द है विषु, और एक है संक्रांति। सारे इनकी डेफिनेशन करनी थी, लेकिन आज मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा। जो विषु है हमारा जो सूर्य है और पृथ्वी है, मैंने बताया था थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को एक ही है। 0 डिग्री जो रेखा है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जब सूर्य की किरणें यहाँ से इस रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इस रेखा पर जब लंबवत पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ ये कर्क रेखा और यहाँ ये मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होगी उसको कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होगा, यानी कि 0 डिग्री, ये भी बताया था कि 0 डिग्री से उत्तर वाला जो भाग है वो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं उसको, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको हम कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इन अक्षांशों में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर जो दिन और रात की अवधि होती है वो बराबर होती है। और वर्ष में 2 तिथियां ऐसी हैं जब ऐसी स्थिति बनती है विषुवत रेखा पर, वो है हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर। 2 दिन की अवधि ऐसी होती है जिसमें दिन भी 12 घंटे के होते हैं और रात भी 12 घंटे की ही होती है। लेकिन यहाँ 22 दिसंबर और यहाँ 21 जून, यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर 22 दिसंबर के दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है, जबकि 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। ये वजह इस वजह से कि पृथ्वी की एक तो परिक्रमण गति और परिक्रमण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी है। दोनों गतियों के परिणाम स्वरूप मैंने बताया बताया था घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है। पृथ्वी का अपने ही अक्षांश पर घूमना, अपने ही अक्षांश, जैसे कि मैं पृथ्वी बनता हूँ, पृथ्वी में अपने अक्षांश पर घूमूंगा इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये हो गई परिभ्रमण गति यानी कि घूर्णन गति, जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस तरीके से सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसकी दिशा यही है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की जो गति है पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है, जिस वजह से हमें सूर्य पूर्व में उदय हुआ ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो गति होती है वो पृथ्वी की होती है और हमको लगता है कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उग गया। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, एक था हमारा विषु समझ में आ गया, संक्रांति उसे कहते हैं जब कर्क रेखा हो या संक्रांति, सूर्य की किरणें जिस स्थान पर पड़ती है, सूर्य की किरणें जिस स्थान पर पड़ती है उसको हम कहते हैं संक्रांति। संक्रांति हमारे वर्ष में 2 होती है, एक होती है मकर संक्रांति, मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब दक्षिण होता है तब
और कर्क रेखा पर जब सूर्य उत्तरायण होता है तब उसे हम कहते हैं संक्रांति। संक्रांति किसे कहते हैं? सूर्य की उत्तरायण, जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएगा और सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएगा तो दो स्थितियां जब बनती है तो उसे हम कहते हैं संक्रांति। आई रिपीट, संक्रांति किसे कहते हैं? सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की जो स्थिति बनती है उसे हम कहते हैं संक्रांति। संक्रांति हो गया, विषु हो गया। विषु यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधी लंबवत किरणें पड़ती है उसे हम कहते हैं विषु। एक था उपसौर, एक था अवसौर। उपसौर की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनती थी 3 जनवरी। सूर्य 3 जनवरी को सबसे निकटतम रहता है। निकटतम सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम रहता है 14.72 करोड़ करीब। इतनी डिस्टेंस यहाँ रहती है दोनों के बीच में। और एक स्थिति यहाँ पर बनती है, ये भी पृथ्वी 4 जुलाई, और ये होता है अधिकतम दूरी पर, करीब 15.20 करोड़ किलोमीटर। इसकी जो डिस्टेंस है वो 15.20 करोड़ लगभग इतना दूर रहता है और यहाँ पर ये इतना पास रहता है। इसको हमने कहा था अपसौर और इसको कहा था उपसौर। यहाँ पर उपसौर वहां हो गया और ये हो गया अपसौर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने छोड़ा था विद्यार्थियों के लिए स्थिति। अब आप कल वाली क्लास में यहाँ पर आ गए कि उपसौर और अपसौर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि पृथ्वी जो है, जब कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत अगर पास में जाएगा तो हमें गर्मी का अनुभव होना चाहिए, गर्मी लगेगी ना। और जब हम दूर जाएंगे तो हमें ठंड लगनी चाहिए। जैसे कि वरुण ग्रह जो है सौरमंडल का, वहां पर सबसे ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा डिग्री, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माइनस में है, तो वहां का तापमान जो हो कम रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पृथ्वी की। जो पृथ्वी यहाँ 3 जनवरी को सबसे पास में है, करीब 14.72 करोड़ किलोमीटर दूर, मतलब इसकी डिस्टेंस बहुत पास में है, तो हमें गर्मी लगनी चाहिए ना। जनवरी में तो ठंड लगती है, ये ऐसा क्यों होता है? इसके विपरीत जस्ट यहाँ हमने दूसरा क्वेश्चन किया था अपसौर की स्थिति में, जब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो हमें ठंड लगनी चाहिए ना। जबकि ऐसा नहीं होता है, जुलाई के महीने में हमें गर्मी का अनुभव होता है। ये आपने इस चीज का अनुभव किया, मैंने भी किया। तो ये स्थितियां क्यों बनती है और क्या कारण है जिस वजह से ये चीजें होती है, तो इसका आपने सोचा भी होगा और मैंने बताया था आपको कि कल आते ही सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर सीधा सच ये है, कि हम जो निवास करते हैं भारत के वासी, वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं यहाँ, और यहाँ पर भी हम उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। पृथ्वी की स्थिति तो हमारी जैसे घूर्णन की गति की वजह से कोई हमारे निवास स्थान को जो है वो चेंज होगा, तो हम जो निवास करते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में करते हैं। अब सूर्य जो होता है 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में सूर्य की जो स्थिति होती है कौन सी होती है? दक्षिणायन होती है। सूर्य की स्थिति यहाँ होती है, सूर्य यहाँ चमकता है, जिस वजह से हम तो यहाँ पर है, तो हमारी जो सूर्य की रेडिएशन जो किरणें हैं वो तो हमको तो कम लगेगी ना। इसी वजह से 22 दिसंबर हमें देखा ना आपने, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है, जिस वजह से यहाँ उत्तरी गोलार्ध में हम यहाँ निवास करते हैं, तो हमें सबसे छोटा दिन लगता है, सूर्य किरण में नहीं मिल पाती पूरी तरीके से। इसमें सर्दी का अनुभव होता है, यहाँ पर सूर्य चमकता है, इस क्षेत्र में सूर्य चमकता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा में कोई आपका फ्रेंड हो तो वहां पर गर्मी महसूस होती है उन लोगों को, जबकि हमें सर्दी लगती है। और यही स्थिति यहाँ पर जब बनती है 21 जून के आसपास, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर चमकती है, जिस वजह से यहाँ पर गर्मी रहती है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। जून के बाद सीधा जुलाई आता है, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को भी स्थिति ज्यादा अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही हम 15.20 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, लेकिन हमारी स्थिति जो है वो यहाँ पर है।
गर्मी में है, जिस वजह से हमें 4 जुलाई को हम सूर्य से दूर होने के बावजूद भी हमें गर्मी का अनुभव होता है। ये सीधा सा सवाल का जवाब आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं संक्षिप्त में रिपीट कर देता हूँ। हमारी जो यहाँ निकटतम स्थिति और अधिकतम दूरी पर जो गर्मी का अनुभव है वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो स्थिति वो उत्तरी गोलार्ध में है। सीधा जवाब इसका ये है। दूसरा मैंने बात किया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसमें भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, उसका जवाब पता नहीं कितने लोगों ने ढूंढा। एक है यहाँ पर ये सूर्य, पहले मैं लिख देता हूँ कि आपको मैं समझा क्या रहा हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये हमारा सूर्य और यहाँ पर मैं बना देता हूँ पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी। सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्षांश पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है कृत्रिम चंद्रमा, एक उपग्रह है यहाँ पर बना दिया मैंने, ये चंद्रमा। ये भी सूर्य के समानांतर ही पृथ्वी के चारों ओर इस दिशा में घूमता है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर। शुरू की क्लास में बताया था कि चंद्रमा जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चंद्रमा की उत्पत्ति भी एक दो तरीके हैं, एक तो ये पृथ्वी का अंश है और दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि इसमें किसी उल्का पिंड का टकरा जाने से चंद्रमा अलग है। बारह में यहाँ बात करते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इनका सिस्टम बनता है सूर्य ग्रहण को लेकर। देखिए समझिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा घूमता हुआ यहाँ आ जाता है, ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा, मैं बताया था आपको, एक तो हमेशा दिन में होगा और कभी भी होगा तो वो हमेशा अमावस्या के दिन में ही होगा। अमावस्या के दिन में 6 बजे से लेकर रात्रि शाम के 6 बजे सूर्यास्त नहीं, उससे पहले सूर्य ग्रहण हो जाएगा कभी भी। ये इसका मेजर पॉइंट है। क्या वजह है उसकी वजह मैं बताता हूँ। दूसरा जो है आपको मैंने बताया था चंद्र ग्रहण। यहां से चंद्रमा हटकर चंद्रमा जब यहां आ जाता है, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को ही होता है। इसका भी एक लॉजिक है। अब सवाल यह था कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता। यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था। आपने अध्ययन किया होगा विभिन्न किताबों का और किसी को पूछा भी होगा टीचर्स को, तो उसमें आपको जवाब ये मिला होगा क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को, वैसे पूर्णिमा भी करीब 15 होती है और अमावस्या भी 15 होती है, लेकिन हम वर्ष में 3 या 4 ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को अनुभव कर पाते हैं। इसका जवाब यही है कि सूर्य और पृथ्वी की जो कक्षीय एक कक्षा है, उस कक्षा में और सूर्य की सापेक्ष इसकी जो कक्षा में 5 डिग्री का अंतराल है, 5 डिग्री का अंतर। इसका जवाब एक ही है कि इसकी कक्षा में कितनी, सूर्य की जो कक्षा है पृथ्वी की, उस कक्षा में 5 डिग्री का अंतराल है, जिससे प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं लगते। ये इसका सीधा सा एक ही लाइन में जवाब है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। सूर्य ग्रहण जब होता है तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बीच में आ जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण जब होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये स्थिति बनती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। आप इसका बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कारण में आप लिखेंगे इसमें एक ही लाइन में कि सूर्य की सापेक्ष पृथ्वी की कक्षा में मात्र 5 डिग्री कोण का अंतर होता है, जिस वजह से
प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अगली बार हम करते हैं कटिबंध को लेकर। ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। 0 डिग्री के उत्तर में जो स्थल है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के दक्षिण में जो स्थल है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर 0 के बाद 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसका नाम दिया है कर्क रेखा। और उसके आगे ही यहाँ 64.5 डिग्री, 64.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, उसको नाम दिया है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। यहाँ जो 90 डिग्री है उसको नाम दिया है हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश, सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा अक्षांश। एक सवाल अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ नीचे भी एक बार लिख देता हूँ। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, तो यहाँ 64.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसको कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। अगर आपने इसको पढ़ रखा है, सवाल यहाँ जो 90 डिग्री है उसको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसको नाम दिया है उच्च अक्षांश। अब क्वेश्चन वो ये बताता है कि विश्व का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ये ऑप्शन होंगे यहाँ पर, ये ऑप्शन दिखाई दे सकता है, ये कोई भी एक ऑप्शन तो ये होगा, बाकी 4 ऑप्शन इन 6 में से कोई भी होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त जो है वो 0 डिग्री, और सबसे छोटा अक्षांश वृत्त होगा या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन 2 में से एक ऑप्शन में देगा, बाकी इन 5 में से कोई भी एक ऑप्शन ले लेगा। जो हमें पता होना चाहिए सबसे छोटा अक्षांश वृत्त जो है वो 90 डिग्री या तो उत्तरी अक्षांश या फिर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये विश्व का सबसे छोटा अक्षांश वृत्त है, रेखा नहीं। आई रिपीट, ये सबसे छोटा अक्षांश वृत्त है, रेखा नहीं है। अगर रेखा पूछेगा तो वहां पर होगा आपका 89 डिग्री, या तो उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश। ये होती है रेखा और ये होता है वृत्त। इसको जूम करेंगे तो ये बड़ा भूगोल की भाषा में इसको हम वृत्त कहते हैं।
और मैंने बताया था आपको जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाई थी उस समय अक्षांश रेखाएं जब पूछी जाती हैं पूरी कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, तो वहां पर आपको लिखना है 179, जबकि यही सवाल अक्षांश वृत्त के रूप में पूछा जाए तो वहां पर आपको बताना है 181, क्योंकि अक्षांश वृत्त जो है वो होंगे हमारे, इसको काउंट करेंगे हम इन दोनों को, तो 90 तो यहाँ हो गए और 90 यहाँ हो गए और एक यहाँ सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त, जिस वजह से उसकी संख्या हो जाएगी अक्षांश वृत्तों की 181। और रेखाओं की बात करते हैं, समानांतर रेखाओं की बात करते हैं तो 179 यहाँ पर उसकी संख्या होगी। अब तो जोन की बात करते हैं तो जोन में विषुवत रेखा के यानी कि जो भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा के, इसका आप फोटो क्लिक दीजिए, मैं इसको बिठा रहा हूं। जीरो डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 0 डिग्री से 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री उत्तरी, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा उत्तरी अक्षांश है, उसको हम कहेंगे 0 डिग्री से भूमध्य रेखा, ये उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो स्थिति बनती है वो शीत। अब यहाँ ये जो कटिबंध का निर्धारण है वो सूर्य के ताप से होता है, यहाँ इसका टेम्परेचर जो होता है इस वजह से ये ताप निर्धारण होता है। यही स्थिति यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भी बनती है। 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह हो गया उष्ण कटिबंध। 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो गया शीतोष्ण। और ये 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर भी इसी तरीके से रहता है, यहाँ तिरछा, यहाँ तिरछा, यहाँ तिरछा। तो तिरछे में होता है जिस वजह से यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप है, 16 किलोमीटर चोटी मुख्य भूमि से लंबी बर्फ की, उस वजह से यहाँ पर शीत कटिबंध, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है और यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर सर्दी और यहाँ पर गर्मी। इस क्षेत्र को उष्ण कहते हैं, ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा जो मौसम परिवर्तन होता है वो इन क्षेत्रों में होता है, शीत कटिबंध, सॉरी उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की जो क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है और मानव बसाव जो है वो भी इन क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। बाकी ये शीत, ये शीतोष्ण। शीत का प्रभाव यहाँ इस कटिबंध में थोड़ा प्रभाव शीत का रहता है और थोड़ा प्रभाव उष्ण का रहता है, इस वजह से हम शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो जोन है, कटिबंध है, उसको कहते हैं हम, एक शब्द है जोन, कटिबंध। कटिबंध को पता होना चाहिए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं हम कटिबंध, जबकि 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम गोल। ये भी कई बार आने वाला सवाल है
आपके विश्वविद्यालय की परीक्षा हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा हो, विश्वविद्यालय की परीक्षा में वो शब्द देगा गौर किसे कहते हैं, जो आपके बहुत अति लघुत्तम प्रश्न होते हैं 2 नंबर के, उसमें ये शब्द दे सकता है कटिबद्ध किसे कहते हैं, गौर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम का वो आपको प्रश्न बन सकता है कि ये गौर किसे कहते हैं, कटिबद्ध किसे कहते हैं। कटिबद्ध जो है वो 2 अक्षांशों के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं हम कटिबद्ध, और 2 देशांतरों के बीच की जगह होती है उसको कहते हैं हम गौर। तो यहाँ पर आपका जोन वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको मुख्य ये है, वैसे उपोष्ण कटिबंध भी बांट रखा है इसको, और अलग अलग भूगोलोत्तर अलग अलग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम शॉर्ट एंड स्वीट अगर तरीके से पढ़ते हैं तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत 3 वे में ही बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपने एलबीएस गुजरा का यूट्यूब चैनल देखा, इसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।